नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। आप सभी लोग का जो हमारे चैनल पर प्यार और इतना सारा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और ये जो है आज हम कुमार गौरव सर का जो 6 क्लास है ब्रह्मास्त्र बैच का, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो हम लोग एक साथ में या तो 2 क्लास गौरव सर का या 1 क्लास देखे हैं। तो हमने जो है एक सिंगल क्लास पढ़ाया है पहला ब्रह्मास्त्र बैच का, उसके बाद में 2-3 पढ़ाया है, फिर 4-5, और आज हम जो है 6वां क्लास पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा है होलोजोइक। ठीक है, ये है मनुष्य में पाचन क्रिया शरीर के अंदर होती है, इसीलिए मनुष्य क्या होता है, होलोजोइक है। ये होलोजोइक जो होता है ये भी पाचन का ही एक अंग है। ठीक है, और ये मनुष्य में होलोजोइक सिस्टम से क्या होता है, शरीर के अंदर पाचन क्रिया होती है। ठीक है, इसके बाद में फिर देख लेते हैं ये यहाँ पर मानव का पूरा एक जो सिस्टम है, कैसे कैसे क्या होता है। नोज है, माउथ है, ठीक है, तालू है, उसके बाद से फिर जो है ये दिया हुआ है ट्रैकिया हो गया और ये सब है। तो इसको हम लोग इसके बारे में यहाँ पर देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हमारा बनता है, देखिए एक तो लीवर से बनता है, पित्ताशय से बनता है, और छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, इतनी जगह से हमारा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। एक क्वेश्चन SCL से बनता है। जितना क्वेश्चन बनता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। लीवर, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और SCL, इतने से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो इसी को हम देखेंगे। तो देखिए जो छोटी आंत होती है इसमें ड्यूडेनम, जुजेनम और इलियम, ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, और बड़ी आंत से सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये जो है लगी हुई होती हैं, और ये एनस यानी गुदा होता है। अब देख लेते हैं एक एक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमारा आ जाता है पाचन का क्रम। देखिए पाचन अगर पूछे कभी कि जो मुंह में जब हम खाना खाते हैं, जैसे मुंह में हमने खाना खाया तो वो कहाँ से पचना स्टार्ट होता है, यानी कि सबसे पहले वो मुंह में जाता है। कहाँ जाता है, मुंह में जाता है। उसके बाद में फिर कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाता है। उसके बाद ग्रास नली यानी फूड फूड पाइप में जाता है। ठीक है, और उसके बाद में स्टमक यानी अमाशय में जाता है। फिर डुडेनम यानी ग्रहणी, और उसके बाद में फिर ग्रहणी के बाद में जुजुनम यानी छोटी आंत में, फिर इलियम और सीकम, क्लोन, रेक्टम, और उसके बाद एनस। मतलब ये एक पूरा सिस्टम हमारा दिया हुआ है। अब इसमें हम देख लेते हैं आहार नाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, देखिए मुख से गुदा तक, माउथ से एनस तक, और इसकी लंबाई कितनी होती है आहार नाल की, 8 से 10 मीटर या 33 फीट। कितनी, 8 से 10 मीटर होती है या तो 33 फीट होती है किसी आहार नाल की। इसके बाद में हमारा आ जाता है मुख गुहा। ठीक है, ओरल कैविटी। अब देख लेते हैं इसमें मतलब मनुष्य के जो पाचन की शुरुआत होती है, अभी हमने देखा है कहाँ से होती है, माउथ से होती है। ठीक है, उसके बाद में जीभ होता है, इसमें दांत होता है, और इसके साथ साथ लार ग्रंथि होती है। मतलब इन तीनों का जो मिला जुला रूप होता है वही पाचन का कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं किसके बारे में, तो हम देख लेते हैं टंग यानी जीभ के बारे में। ठीक है, ये स्वाद कणिकाएँ होती हैं। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि पश्च भाग, देखिए जीभ का सबसे पिछला हिस्सा होता है। जैसे ये हमारा जो जीभ हो गया, ये मान लीजिए हमारा एक जीभ है। ठीक है, तो इसका जो सबसे पीछे वाला हिस्सा होगा ये हमें कड़वा में कराएगा। ठीक है, सबसे पीछे वाला कड़वा और सबसे आगे वाला, हमको 2 पकड़ लेना है, तीसरा समझ में आ जाएगा। सबसे पीछे, तो पीछे का हिस्सा कड़वा, आगे का हिस्सा मीठा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो बीच का होगा, ना आगे होगा ना पीछे होगा, वो कैसा होगा, खट्टा होगा। तो पीछे का हिस्सा जीव का क्या आभास कराता है, कड़वापन, और जो आगे का हिस्सा होता है वह क्या आभास कराता है, मीठापन, और जो बीच का हिस्सा होता है वो क्या कराता है, तो वो हमें कराता है खट्टेपन का आभास। अच्छा, जो इसका साइड वाला हिस्सा होता है, ये हिस्सा है, ठीक है, ये हमें नमकीन का आभास कराता है। किसका, नमकीन का। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई पूछ ले कि जो जीभ होता है उसका सबसे पिछला हिस्सा क्या होता है, तो भाई कड़वा का एहसास कराता है, और सबसे आगे वाला मीठा का, और सबसे बीच वाला, तो सबसे क्या मतलब बीच वाला, तो बीच वाला हमें खट्टेपन का, और साइड में नमकीन का। इतना बात हमें ध्यान रख लेना है, जीभ से इसी प्रकार का आभास होता है। इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं टीथ यानी दांत पर। मनुष्य में दांत जबड़े में धंसे रहते हैं। ठीक है, किसमें, जबड़े में धंसे रहते हैं। ठीक है,
इसे क्या कहते हैं, तो इसे थिकोडेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, थिकोडेंट, थिकोडेंट। ठीक है। आगे, मनुष्य में कुछ दांत 2 बार, इसलिए मनुष्य को द्विदंतबारी, ठीक है, द्विबारदंती, क्या द्विबारदंती कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में फिर हमारा आ जाता है दांत के ऊपर। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि दांत के ऊपर इनेमल जो है हल्का पीला की परत होती है, जो कि शरीर में सबसे कठोरतम मतलब भाग है। क्या है, इनेमल सबसे कठोर भाग है। ठीक है। चाय यानी एसिड, इनेमल यानी खराब। ठीक है। पेस्ट यानी छार, मतलब जो चाय एसिड होता है ये इनेमल को क्या करता है, धीरे धीरे कमज़ोर कर देता है या ख़राब कर देता है। और इसके कारण जो है दांत क्षरण होते हैं। तो अगर कभी पूछ ले कि जो दांत होते हैं वो कितने हमारे जो है दोबारा पुनः उगते हैं, तो देखिए 20 दांत ऐसे होते हैं जिनका टूटना तय होता है, वो टूट जाता है। कितने दांत, 20 दांत। अगला हमारा है अम्ल प्लस क्षार, ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए दांतों की संरचना दी हुई है, और इसमें देखिए दिया हुआ है कि इंसीजर है, कैनाइन है, ठीक है, प्रीमोलर है और मोलर है। तो जो इंसीजर का काम होता है वो क्या होता है, वो काटना होता है। ठीक है। कैनाइन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है चीरना या फाड़ना। और प्रीमोलर का काम होता है चबाना, और मोलर का काम होता है चबाना और पीसना दोनों, यानी ये दो दो काम करता है। अब देखिए इसमें दांत का जो फार्मूला दिया हुआ है वो हमारा क्या है, तो देखिए 21-23 इंटू 2 यानी 32 दांत। ठीक है। दूध के दांत 20, ये बच्चों में यही जो है गिर जाते हैं, यही जो है गिर जाते हैं और दोबारा पुनः जो है आते हैं। अगला हमारा है विजडम टीथ यानी अक्ल दाढ़। ठीक है। ये जब निकलती है तो बहुत पेन होता है। ठीक है। इसको अवशेषी अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशेषी वो अंग बोलते हैं। इसके बाद में हमारी आ जाती है लार ग्रंथियाँ यानी स्लाइवा ग्लैंड। ये जो है 3 जोड़ी एंजाइम निकालती हैं। कितनी, 3 जोड़ी एंजाइम निकालती हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं, तो देखिए 3 जोड़ी एंजाइम निकालती हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है लाइसोजाइम और एक है एमाइलेज। ठीक है। अब देखिए लाइसोजाइम का काम होता है जीवाणुओं के भक्षण के लिए। जो लाइसोजाइम होता है हमारा, जो लाइसोजाइम है ये इसका काम क्या होता है, जीवाणुओं का भक्षण करना। और जो एमाइलेज है, ठीक है, और टाइलिन है, एमाइलेज और टाइलिन ये दोनों क्या होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, पूछ लेगा लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं, तो 3 होती हैं, जिसमें से 2 जो होती हैं एमाइलेज और टाइलिन, ये क्या करती हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का भक्षण कर लेती हैं। क्या करती हैं, कार्बोहाइड्रेट का भक्षण कर लेती हैं। इसके साथ में लाइसोजाइम जो हमारा होता है ये जीवाणु का भक्षण करता है। किसका भक्षण करता है, जीवाणुओं का भक्षण कर लेता है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है नोट करके कि मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि मुख गुहा में किसका किसका पाचन नहीं होता है, तो वसा और प्रोटीन का पाचन हमारे मुख गुहा में नहीं होता है। ठीक है। मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। कई बार पूछा है, तो ये दोनों लाइन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। देखिए मुख गुहा में वसा और प्रोटीन का पाचन नहीं होता है एक बार, और मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है, बोलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोलस। अगला जो हमारा है वो है ग्रसनी। इसे श्वास भोजन यानी इसे श्वास और भोजन का, ठीक है, कॉमन चैम्बर, क्या चीज़, कॉमन चैम्बर कहते हैं। इसे पाचन नहीं होता, इसमें जो है पाचन नहीं होता, यानी ग्रसनी में पाचन नहीं होता, लेकिन इससे जो सांस हो हम लेते हैं वो और भोजन दोनों का ये कॉमन चैम्बर होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला है एपिग्लैटिस। क्या है, एपिग्लैटिस भोजन को श्वास नली यानी ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ठीक है, रोकने के लिए एपिग्लैटिस होता है, यानी कि जो भोजन है वो श्वास नली यानी ट्रैकिया में ना चला जाए, इसलिए जो है क्या लगा होता है, तो देखिए प्रकृति ने कितना अच्छा सिस्टम सेट कर रखा है। उसके लिए एपिग्लैटिस या इसी को जो है ढक्कन बोलते हैं, मतलब एक ढक्कन लगा दिया है कि भाई सांस और भोजन एक ही में मिक्सर ना हो जाए, इसलिए इसने क्या लगा रखा है, तो इसीलिए जो है ट्रैकिया में एपिग्लोटिस लगा हुआ है। ये बात भी हमको ध्यान रखना है। अगला हमारा आ जाता है ग्रास नली या ओसोफेगस। ठीक है। इसको फूड पाइप के नाम से जानते हैं। यहाँ भी पाचन नहीं होता है, यहाँ पाचन नहीं होता है। यहाँ मुख गुहा से आया हुआ भोजन क्रमानुकुंचन के द्वारा अमाशय यानी स्टमक में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, तो ध्यान रखिएगा ग्रास नली से बस इतना आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ग्रास नली यानी ओसोफेगस से भोजन कहाँ जाता है, तो अमाशय में जाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है अमाशय या स्टमक। ठीक है। ये जो होता है HCl, पेप्सिन और रेनिन,
ये जो है यहाँ पर पाए जाते हैं और बच्चों में दूध के पाचन के लिए जो है हमारा महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये प्रोटीन का पाचन, ठीक है, पेप्सिन को एक्टिव करने का काम ये कहाँ करता है, HCl करता है। कौन करता है, HCl करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रोटीन का पाचन और पेप्सिन को एक्टिव करने के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी है। अब इसके बाद में है भोजन में, अमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी हो जाती है। जो अमाशय है जब उसमें HCl है भाई, तो उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। और अमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मुख में हमने बोलस कहा था, वैसे जो है अमाशय में काइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काइन, ठीक है। और इसके बाद में फिर है कि अमाशय में क्या पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। अल्सर यानी मुंह में छाला होना, ध्यान रखिएगा, अल्सर का मतलब होता है मुंह में छाला होना। तो पूछ रहे अमाशय में भोजन जो है कैसा हो जाता है, तो अम्लीय हो जाता है। कारण क्या है, HCl है, ठीक है। और अमाशय में भोजन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ, काइम, क्या कहते हैं, काइम, ठीक है। और अमाशय में क्या बनता है, तो गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। अल्सर यानी मुंह में छाला होना। अब देखिए हमारे लिए छोटी आंत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये क्वेश्चन पूछता है आहार नाल का सबसे बड़ा भाग। कहने के लिए तो ये छोटी आंत है, कहने के लिए ये छोटी आंत है, लेकिन जो है ये आहार नाल का बड़ा हिस्सा है। क्या है, आहार नाल का बड़ा हिस्सा है, ठीक है। और इसके 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम होता है, जेजुनम होता है और इलियम होता है। अब देख लेते हैं ग्रहणी यानी ड्यूडेनम के बारे में। छोटी आंत का एक भाग है, अमाशय से भोजन ग्रहणी में ही आता है, ठीक है। और अग्नाशय रस का पूर्ण पाचक रस, ठीक है, पूर्ण पाचक रस। अब इसके बाद में देख लेते हैं पूर्ण पाचक रस में, देखिए इसमें जो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है, ठीक है। जो छोटी आंत होती है इसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, पूछ लेगा कि जो हमारी छोटी आंत है उसमें किसका किसका पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन का होता है और वसा का पाचन होता है। इसके बाद में अग्नाशय ग्रंथि से जो है, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि से, यह बात ध्यान रखिएगा, किससे, अग्नाशय ग्रंथि से। फिर हमारा है, यानी आप सीधा सीधा ध्यान रखिएगा कि छोटी आंत जो होती है इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन जो है वो होता है, ठीक है, अग्नाशय में, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है, इसीलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहते हैं, अग्नाशय रस को, ठीक है। फिर हमारा है लीवर में संश्लेषित पित्त रस, ग्रहणी में वसा का इमिल्सीकरण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि वसा का इमिल्सीकरण कहाँ होता है, तो लीवर में, ठीक है। इसके बाद में अर्थात वसा के बड़े बड़े अणु छोटे छोटे अणु में क्या कर देता है, तोड़ देता है। अब हमारा आ जाता है ग्रहणी पाचन। देखिए ग्रहणी पाचन क्या होता है, देखिए एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये अग्नाशय रस, ये भी इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन किसमें होता है, एमाइलेज में, लाइपेज में वसा का पाचन होता है यानी लिपिड का, और ट्रिप्सिन में प्रोटीन का पाचन होता है। ध्यान रखिएगा ये तीनों। ग्रहणी पाचन में एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है, नोट करके, अमाशय में भोजन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। इसको पित्तरस क्षारीय कहते हैं, करता है, ठीक है, या पित्तरस को क्षारीय करता है, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है लीवर। क्या आ जाता है, लीवर। इसका अध्ययन जो है हेपेटोलॉजी में किया जाता है। और जो बाइल जूस का श्रवण होता है वो भी लीवर में होता है। संचित यानी स्टोर कहाँ होता है, तो गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, ठीक है। और इसका वजन कितना है, तो 1 से लेकर यानी 1 से लेकर 1.5 किलो राइट साइड, ठीक है। शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है, लीवर ही है, ठीक है। उसके बाद में हमारा है जहर को शांत करने का, मतलब ये शांत करने का काम कौन करता है, तो लीवर ही करता है, ठीक है। इसके बाद है किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर से तो हो, पर इसका पता कहाँ से लगाते हैं। अगर से मान लीजिए कोई व्यक्ति जहर खा लिया, ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस बात का जो जानकारी हमें देता है वो हमारा लीवर देता है, ठीक है। अगला है भ्रूण में रक्त का निर्माण। जो भ्रूण है इसमें रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। कहाँ होता है, लीवर में होता है। और शराब पीने से क्या खराब होता है, हमारा लीवर, ठीक है। हेपेटाइटिस में भी हमारा क्या खराब होता है, लीवर। और विटामिन ए का संश्लेषण भी कहाँ होता है, लीवर में। ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डेथ हो गया तो उसका पता हम किससे लगाएंगे, लीवर के माध्यम से, ठीक है। और भ्रूण में रक्त का निर्माण भी कहाँ होता है, तो लीवर में होता है, ध्यान रखिएगा। यानी जब बच्चा एम्ब्रियो पीरियड में होता है तो उस समय जो है उसका निर्माण जो है ब्लड का कहाँ होता है, तो लीवर में ही होता है।
और शराब पीने से भी क्या खराब होता है, लीवर। हेपेटाइटिस जो बीमारी होती है उसमें भी क्या होता है, लीवर खराब होता है। और विटामिन ए का संश्लेषण कहाँ होता है, वो भी लीवर में होता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी क्लास 6 कितनी, क्लास 6 जो है गौरव सर का जो था वो ब्रह्मास्त्र बैच का, वो हमने देख लिया है। ठीक है, अब इसके साथ में जो है हम क्लास 7 भी देख लेंगे। अगला हमारा है अग्नाशय ग्रंथि। क्या है, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। अग्नाशयी रस यानी पूर्ण पाचक रस है, और अग्नाशय जो है ये हमारा मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, बीटा सेल में, किसमें, बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है। किसमें, बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है, जो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ध्यान रखिएगा, बीटा सेल में इंसुलिन का निर्माण होता है और इसका कार्य क्या होता है, तो ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करना। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाए तो डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। भाई सीधी सी बात है कि अगर रक्त में शर्करा, जैसे हम चीनी ज़्यादा खा लें तो हमें मीठेपन का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, ऐसे बॉडी का भी एक सिस्टम है कि अगर रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ या मधुमेह रोग। ठीक है, अब हम देख लेते हैं बड़ी आंत का काम, वो तो हमारा छोटी आंत। ठीक है, अब देखिए बड़ी आंत में सीकम, ठीक है, कोलोन और रेक्टम यानी मलाशय होता है। इसके बाद जो है अनस यानी गुदा से बाहर हो जाता है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है। देखिए अग्नाशय रस से स्रावित नहीं होता है, यहाँ पूछा हुआ। देखिए लाइपेज हो गया, एमाइलेज हो गया, पेप्सिन हो गया या ट्रिप्सिन हो गया, तो कौन सा नहीं होता है, वो हमारा पेप्सिन। अगला हम देख लेते हैं रक्त। ठीक है, इसका अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक है। ध्यान रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि रक्त क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि रक्त एक, यहाँ से देखिए ये कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, ब्लड का जो पीएच मान होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 7.4 होता है। और इसकी खोज किसने की थी, तो सोरेनसन ने की थी। किसने की थी, पीएच जो स्केल है इसका खोज किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। ठीक है, और जो हमारा ब्लड है ये कैसा है, तो तरल संयोजी ऊतक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं एक सामान्य मनुष्य में 5 से 6 लीटर जो है रक्त होता है, यानी कुल शरीर का जो वजन होता है उसका 7%। कितना, कुल शरीर के वजन का 7%। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। अब देखते हैं रक्त के बारे में, तो देख लीजिए रक्त जो हमारा है इसमें क्या होता है, प्लाज्मा और रक्त कणिकाएँ। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, 55%। और रक्त कणिकाएँ कितनी होती हैं, 45%। ये वाला प्लाज्मा वाला पूछा हुआ है कि रक्त में प्लाज्मा कितने परसेंट है, तो 55%। अब देख लेते हैं रक्त का तरल पदार्थ है 92%, इसमें क्या होता है, वाटर होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन होता है और इसका रंगहीन हल्का पीला होता है। ठीक है, रक्त कणिकाओं में देख लीजिए इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं प्लाज्मा में से जब हम फाइब्रोनोजन, ठीक है, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन जब हम प्रोटीन निकाल देते हैं, फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो क्या बनता है, सीरम। ठीक है, और फाइब्रोनोजन जो रहित प्लाज्मा होता है, ठीक है, जो फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा, उसको क्या कहते हैं, उसको सीरम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बस इतना आप ध्यान रखिए कि फाइब्रिनोजन अगर निकल गया या फाइब्रिनोजन जो है रहित है तो वो क्या हो जाएगा, सीरम कहलाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है फाइब्रि प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन बराबर सीरम, मतलब फाइब्रिनोजन या प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकला तो क्या बचा, सीरम। अगला हम देख लेते हैं आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल या कॉर्पल्स, इसको इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं या लाल रक्त कणिकाएं हिंदी में बोलेंगे। इनका जीवन काल जो होता है वो 120 दिन होता है और इनको जो है कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का जो कब्रिस्तान है किसको कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली को। ठीक है, प्लीहा या तिल्ली को। इसके बाद में फिर देख लेते हैं इनकी संख्या। अब यहाँ पर देखिए प्लीहा को ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, मतलब ये ध्यान रखिएगा, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी मतलब बॉडी में जो रक्त इकट्ठा होता है वो कहाँ पर होता है, प्लीहा में ही होता है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं संख्या। मेल में इनका 55 लाख प्रति घन mm, ठीक है, और फीमेल में 45 लाख पर घन mm होता है। ठीक है, इसके बाद में आरबीसी प्रभावित। अब देखिए ये मलेरिया
ठीक है, और इसके साथ साथ एनीमिया में रक्त की कमी हो जाती है, ध्यान रखिएगा। नोट, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा एसएससी में पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे दो हैं जिनमें जो है आरबीसी पाया जाता है, तो अपवाद स्वरूप ऊंट और लामा है, इसमें जो है पाया जाता है। ठीक है, लामा एंडीज पर्वतमाला साउथ अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद में ऊंचाई यानी पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी की संख्या अधिक होती है, इसलिए उनके शरीर का रंग लाल होता है क्योंकि O2 की मात्रा कम होती है। हीमोग्लोबिन में लौह यानी कि लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा यानी Fe धातु पाई जाती है। अब देख लेते हैं WBC श्वेत रक्त कणिकाएं या ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट शरीर का सैनिक यानी गार्ड कहते हैं। इनका जीवन काल लगभग 2 सप्ताह यानी 12 से 15 दिन होता है और इनकी संख्या लगभग 10,000 ठीक है होती है। WBC की संख्या मतलब जब अनियंत्रित तरीके से बढ़ जाती है तो हमें क्या हो जाता है? ल्यूकीमिया, और इससे क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। ध्यान रखिएगा, ब्लड कैंसर। WBC के प्रकार, अब देखिए पहला होता है WBC के प्रकार में कणिका यानी आग्रेनु कणिका रहित। ठीक है, इसको कहते हैं आग्रेनुसाइट। ठीक है, इसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है। जो मोनोसाइट हमारा होता है ये जो है आकार में बड़ा होता है। ठीक है, आकार इसकी बड़ी होती है, जबकि कणिका रहित यानी सॉरी जिसमें कणिकाएं पाई जाती हों उसको क्या कहा जाता है? ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है, इसमें न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होता है। तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होती है इसमें संख्या सर्वाधिक होती है और बेसोफिल्स में जो है संख्या सबसे कम होती है। और सबसे बड़ा पूछ ले तो मोनोसाइट होता है। ध्यान रखिएगा, WBC में जो सबसे बड़ा होता है वो कौन सा होता है? मोनोसाइट होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट। इसका कार्य क्या होता है? तो ब्लड क्लॉटिंग कराना यानी रक्त का थक्का जमाना, और इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के लगभग होती है। इनका जीवन काल कितना होता है प्लेटलेट्स का? 1 सप्ताह या 7 से 8 दिन। डेंगू रोग से क्या होता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला हमारा है ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप देख लेते हैं। रक्त समूह, इसकी खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने 1902 में। एंटीजन से आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला प्रोटीन। ठीक है, फिर इसमें हमारा दिया हुआ है ब्लड ग्रुप। ठीक है, क्या दिया है? ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा एंटीजन है और ये हमारा एंटीबॉडी है। तो देखिए इसमें जो पहली बात तो ब्लड ग्रुप 4 होते हैं। ए होता है, बी होता है, AB होता है और O होता है। ठीक है, ये चारों ध्यान रखना। अब देखिए जो हमारा ए एंटीजन है, एंटीबॉडी बी बनाता है। ठीक है, फिर मतलब एक कैपिटल है और एक स्मॉल रहेगा, यही क्रम इसमें चलता है। ठीक है, वो जो है ये एंटीजन नहीं बनाता है, सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है। ऐसे ही जो हमारा AB है वो एंटीजन बनाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं बनाता है। देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत प्लाज्मा में घुली होती है। 2 प्रकार की होती है, A और B। अब देख लेते हैं रक्तदान। देखिए रक्तदान का क्या सीन है? ब्लड डोनेशन। ठीक है, जो ब्लड डोनेट हम लोग करते हैं उसके बारे में। सम ब्लड ग्रुप्स सेम को। ठीक है, सेम सेम ब्लड ग्रुप, सेम मतलब समान ब्लड ग्रुप वाले सेम ब्लड ग्रुप सेम को मतलब समान ब्लड ग्रुप वाले समान को ही देंगे। जैसे O वाला किसी को भी दे सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। मतलब सबको दे दे भैया। समझ लो कि एक कर्ण की भांति व्यवहार करता है राजा दधीच की बात, कि मतलब ये सबको, ये दानी पुरुष है तो ये सभी को दे सकता है, मतलब वो वाला सबको दे सकता है। और AB, ठीक है, AB वाला किसी से भी ले सकता है। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि लेने का तात्पर्य ये है कि किसी से भी ले सकता है। ठीक है, मतलब ये देने वाला व्यक्ति नहीं है, सिर्फ लेने वाला व्यक्ति है। ठीक है, जैसे ए वाला किससे लेगा? तो A और O से। ठीक है, B वाला किससे लेगा? B और O से। O आपको सब जगह कॉमन मिलेगा। AB वाला सिर्फ और सिर्फ AB से, A से, B से और इसके साथ साथ O से, लेकिन O वाला सिर्फ O से। ये बात ध्यान रखिएगा, O वाला सिर्फ O से, बस इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब ब्लड ग्रुप का निर्धारण है वो देख लीजिए। ये एक क्वेश्चन बनता है, इसको आप लोग ये डायग्राम देख लीजिए। इसमें संभावना व्यक्त की गई है कि मान लीजिए जैसे बच्चा है। ठीक है, तो उसमें ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया गया माता पिता से, बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होने के कितने चांस है, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसका निर्धारण आप लोग समझ लीजिए। और
इसके बाद में फिर यहाँ पर माता पिता और बच्चे में कितनी पॉसिबिलिटी है वो होने की, वो भी दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं RH फैक्टर। जो हमारा RH फैक्टर है, ठीक है, RH फैक्टर, इसकी खोज लैंडस्टीनर और बीनर ने की थी और रीसस नामक बंदर पर, इसीलिए इसे RH फैक्टर कहा जाता है। और ये जो है डी एंटीजन उपस्थित इसमें RH प्लस और RH माइनस, यहीं से O प्लस और O निगेटिव का कॉन्सेप्ट भी आया था, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी जो O निगेटिव है इस ब्लड की अगर कभी बात करें तो इसकी प्रॉपर खोज जो है वो बीनर ने की थी। किसने की थी? बीनर ने की थी, ठीक है। अब देखिए जो O प्लस होता है इसमें RH उपस्थित होता है और जो निगेटिव होता है इसमें अनुपस्थित होता है। अब सार्वभौमिक जो दावा किया जाता है वो है यूनिवर्सल डोनर ग्रुप ओ निगेटिव, यानी एंटीजन में जिसका ब्लड ग्रुप नहीं होता है उसे O माइनस दिया जाता है। मतलब ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसको आपातकालीन की स्थिति में कभी भी दिया जा सकता है, इसीलिए इसको जो है इमरजेंसी ब्लड भी बोलते हैं। किसको? O निगेटिव। यानी O निगेटिव में कुछ चेक ही नहीं करना कि किसको देना है किसको नहीं देना, सीधा आप जाइए और चढ़ा दीजिए। मतलब O निगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, इसको आप किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। अब सार्वभौमिक रक्तग्राही, ठीक है, ग्रहण करने में AB है, ठीक है, ये ग्रहण करता है। AB ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को किसी का भी ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में ट्रिक है देने वाले की कमी निगेटिव और लेने वाले में बढ़ोतरी प्लस, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए कि वैज्ञानिक शादी ये एक ट्रिक के माध्यम से समझाया गया है। RH प्लस तो फीमेल जो है RH प्लस, ठीक है। RH माइनस तो जो है फीमेल भी RH माइनस, और अगर मेल RH माइनस तो जो फीमेल है वो RH प्लस हो जाएगी, ठीक है। और RH प्लस और RH माइनस ये एक समस्या है, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट उसी के परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर, अगर पिता का ब्लड ग्रुप RH प्लस है तो माता का RH माइनस हो तो फर्स्ट जो संतति के दौरान रक्त बच्चे से माँ की ओर, ठीक है, प्रवाहित होगा, जिसमें माँ शरीर के अंदर RH एंटीजन के विरुद्ध एंटीबॉडी तैयार करेगी, लेकिन फर्स्ट बच्चा स्वस्थ रहता है। ऐसे कंडीशन में जो हमारा पहला बच्चा होता है वो क्या होता है? स्वस्थ रहता है इस प्रक्रिया के दौरान। लेकिन अगर सेकंड बच्चा हुआ और RH प्लस ब्लड ग्रुप अर्थात RH एंटीजन होगा, माँ पहले से ही RH एंटीबॉडी है, तो समान एंटीजन और एंटीबॉडी से बच्चे की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टिस के नाम से, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस रोग कहते हैं। ये बात एकदम ध्यान रख लीजिए। बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा में, ठीक है, प्लेसेंटा से रक्त बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है। जो बच्चा जन्म के समय प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा यानी जहाँ से बच्चा माँ से जुड़ा होता है, तो इसमें जो है माँ की ओर, यानी कि रक्त जो है बच्चे से माँ की ओर प्रवाहित होता है। समान एंटीजन और एंटीबॉडी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है हमारा 7वां क्लास था, ठीक है, गौरव सर के ब्रह्मास्त्र बैच का 7वां क्लास था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो है आज 6 और 7 इन दोनों क्लास का मिक्सअप देख लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें बताएं, और जो हमने चार्ट दिखाया था उसको आप समझिएगा। और इसके बाद में अगर किसी प्रकार की कोई और अव्यवस्था हुई हो तो उसको आप हमें बताइए कि क्या सुधार किया जा सकता है। और वॉइस को लेके थोड़ा माफ़ी चाहेंगे अगर किसी प्रकार की दिक्कत आती है। बाकी आप लोग देखिए और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, आशीर्वाद बनाए रखिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।